कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है साक्षी शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी सीरीज चल रही है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन का क्रम। तो इसी क्रम में जो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कई सारे यूरोपीय नागरिक निकल के आए, जिन्होंने समुद्र में बहुत दूर दूर तक यात्राएं करनी शुरू की, जिससे कि नए मार्गों की खोज हुई। उनका मुख्य उद्देश्य भारत तक के मार्ग की खोज थी, लेकिन उसमें से कई, जिसमें से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी जगहों की भी खोज इसी क्रम में हुई। तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे नवीन मार्गों की खोज। नवीन मार्गों की खोज के अंतर्गत जो पहला नाम हम सुनते हैं उसका नाम है बार्थोलोमियो डियाज, या कुछ बुक्स में आपको इसका नाम डायस भी लिखा हुआ मिल जाएगा। बेसिकली जो ये व्यक्ति था, ये एक पुर्तगाली नागरिक था और इसने, जो उस समय पुर्तगाल की राजधानी थी, वर्तमान में वही राजधानी है लिस्बन, जो कि वहां का एक फेमस बंदरगाह भी, तो यहीं से इसने अपनी यात्रा शुरू की 1486 में, और मई 1488 तक ये है अफ्रीका के दक्षिणतम तट तक पहुंच गया। तो यहीं पर, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, अफ्रीका के दक्षिणतम तट तक यह पहुंच गया। इसने एक मार्ग निकाला लिस्बन से लेके अफ्रीका के दक्षिणतम तट तक का मार्ग खोज निकाला। तो इस जब खोज के दौरान इसको क्या है, कई सारे तूफानों का सामना करना पड़ा, जिस कारण से इसने इस जगह का नाम केप ऑफ स्ट्रोम्स रखा, यानी कि तूफानों का अंतरी। तो इसमें आपको एक नाम मिल रहा होगा, केप और अंतरीप सुनने में। तो केप और अंतरीप क्या होते हैं? महाद्वीप या किसी भी देश के ऐसे पतले संकरे हिस्से जो कि समुद्र में बहुत दूर तक चले गए हैं, तो उसका जो बिंदु होगा, जो उसका लास्ट बिंदु होगा, उसको कहते हैं केप या अंतरीप। तो यही केप अंतरीप होता है किसी भी महाद्वीप या किसी भी देश का ऐसा पतला संकरा भाग जो समुद्र में बहुत दूर तक चला गया है ना। तो इसी की खोज की थी बार्थोलोमियो डियाज ने, जिसका इसने नाम रखा केप ऑफ स्ट्रोम्स या तूफानों का अंतरीप। लेकिन बाद में क्या होता है, जो पुर्तगाली सरकार थी, पुर्तगाली सरकार ने इसे एक होप के रूप में देखा, एक उम्मीद के रूप में देखा। किस उम्मीद के रूप में? जिससे कि यह पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सके। पूर्वी देश मतलब जो यूरोप की तुलना में पूर्व में आते हैं, जैसे भारत, इंडोनेशिया। तो इन देशों के साथ व्यापार करने की एक होप जगी उनके अंदर या उम्मीद जागी। तो इसीलिए जो वहां की सरकार थी, पुर्तगाली गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके रख दिया केप ऑफ गुड होप, या फिर कुमारी आशा अंतरीप। इसी क्रम में जो दूसरा नाम हम सुनते हैं जिसने नवीन मार्गों की खोज की, उसका नाम है कोलंबस। कोलंबस एक स्पेन का नागरिक था और यह खोजना चाहता था भारत तक का मार्ग, जिसे उस समय कहा जाता था ईस्ट इंडीज। तो इसीलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईस्ट मतलब जो देश यूरोप के ईस्ट में है, इसीलिए भारत को क्या कहा गया? ईस्ट इंडीज। इसमें ये इंडोनेशिया को भी शामिल करते थे। तो ईस्ट इंडीज की खोज करना चाहता था, तो जिस कारण से यह
मार्ग खोजने निकला, लेकिन यह रास्ता भटक गया और रास्ता भटकते भटकते ये कैरेबियन देश पहुंचा। कैरेबियन देश जिसे आज हम इन वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, तो उन्हें ही पहले कैरेबियन देश कहा जाता है क्योंकि वहां पर एक कैरेबियन सागर है। तो उन्हीं कैरेबियन देश की इसने खोज की। कब की? 1494 में। यह कहाँ पहुंचा? कैरेबियन देश, जिसका नाम बाद में इसे समझ आया कि यह इंडिया नहीं आया ये, बल्कि कहीं और आ गया है, जो कि इसकी तुलना में पश्चिम में है, मतलब यूरोपियंस की तुलना में पश्चिम में है, इसीलिए उस जगह का नाम इसने रखा वेस्ट इंडीज। तो टेक्निकली अमेरिका की खोज किसने कर ली थी? कोलंबस ने। ठीक है, उसके बाद में दो और नाम आपको मिलेंगे सुनने में, जिनको आपको साथ में ही पढ़ना है। पहला मिलेगा कैप्टन कुक का, कैप्टन कुक, और दूसरा है तस्मान। तो जो कैप्टन कुक थे वो एक ब्रिटिश नागरिक थे, और जो तस्मान था वह एक हॉलैंड का नागरिक था। हॉलैंड का नागरिक था। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, वहीं तस्मान ने तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में आप एक छोटा सा आइलैंड देखेंगे जिसे कहते हैं तस्मानिया। तो तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की। न्यूजीलैंड भी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। तो तस्मान ने दो जगह खोज की, तस्मानिया और न्यूजीलैंड। यह नागरिक था हॉलैंड का, वही कैप्टन कुक नागरिक थे ब्रिटेन के, और इन्होंने खोज की थी ऑस्ट्रेलिया। तो हमने चार लोगों की बात कर ली, बार्थोलोम्यू डियाज, कोलंबस, कैप्टन कुक और तस्मान। इसके बाद में जो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो उसका नाम था वास्को डी गामा। तो जो वास्को डी गामा था वह एक पुर्तगाली नाविक था, या नागरिक भी नागरिक भी था, पुर्तगाली नागरिक था, जो कि लिस्बन बंदरगाह से चला। लिस्बन जो कि पुर्तगाल की कैपिटल भी है और वहां का एक प्रमुख बंदरगाह भी है, वहां से चला और 20 मई 1498 में भारत के कालीकट, कालीकट जिसे आज वर्तमान में कोझिकोड के नाम से भी जानते हैं, कालीकट बंदरगाह पर उतरा। कालीकट बंदरगाह आता है केरल के अंतर्गत। तो जब यह भारत के कालीकट बंदरगाह पे उतरा, उस समय वहां का शासक था जमोरिन। बेसिकली जमोरिन जैसा कुछ नहीं होता है, उस समय कोई राजा रहा होगा जिसका समुद्र पे शासन था, तो उसकी एक उपाधि हुआ करती थी समुद्रिन। तो उसी को ये लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाए और उन्होंने बिगाड़ के इसका नाम जमोरिन कर दिया, तब से वही फेमस है जमोरिन। तो जमोरिन का शासन था जिसने वास्को डी गामा का बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया। अब इसने स्वागत किया और वास्को डी गामा ने अपने साथ कई सारे मसाले लेकर यूरोप वापस लौटा, जिसमें काली मिर्च ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो काली मिर्च लेकर लौटा, तो उसने उस व्यापार से, उस मतलब मसालों के व्यापार से 60 गुना मुनाफा कमाया। 60 गुना मुनाफा कमाया। इसके बाद में क्या हुआ कि वह वास्को डी गामा जिस जहाज से आया था, तो उस जहाजी बेड़े का एक नेता भी था। उस नेता का नाम था क्रिवेल। वहीं जो वास्को डी गामा को भारत तक आने का मार्ग दिखाने में एक गुजराती व्यापारी ने हेल्प की थी। तो उस गुजराती व्यापारी का नाम था
अहमद इब्न मजीद, जिसने वास्को डी गामा की भारत तक आने में हेल्प की थी, उसे मार्ग दिखाया था। तो व्यापार के मुनाफे को देखते हुए वास्को डी गामा भारत फिर से आया 1502 में। तब इसने कोचीन में, तो एक क्वेश्चन भी आया है कि पहली पुर्तगाली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी, तो वो कोचीन में स्थापित हुई थी। तो कोचीन पहली है। उसके बाद कालीकट और कुन्नूर में अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की। व्यापारिक फैक्ट्री कुछ नहीं होती है, बेसिकली इनके गोदाम होते थे जहां पर ये माल को इकट्ठा करके रखते थे और फिर इनको शिप्स में लोड करके यूरोप में पहुंचाते थे। 1502 में जब वास्को डी गामा भारत आया तो उसने कोचीन, जहां पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की, उसके अलावा दो और जगह, कालीकट जहां सबसे पहले वह उतरा था, और एक और जगह थी कुन्नू, या इसे कन्नानौर भी कहा जाता है। तो वहां पे इसने व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की। अब व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की तो इसके प्रशासन के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी किसी व्यक्ति की जरूरत होगी। तो वहीं पुर्तगाली सरकार ने एक व्यक्ति को यहाँ पे नियुक्त किया जिसे कहा जाता था गवर्नर। तो पुर्तगाली कंपनी के कई सारे गवर्नर हुए, जिसमें से हमें केवल 3 को ही पढ़ना है। इसके अलावा हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली पुर्तगाली शक्ति का प्रथम गवर्नर था, मतलब पुर्तगाली कंपनी का प्रथम गवर्नर बनकर आया। कब से कब तक? 1505 से 1509 तक। 1505 से 1509 तक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पुर्तगाली गवर्नर बन के रहा। तो इसी क्रम में इसने एक पॉलिसी चलाई जो सबसे ज्यादा फेमस होती है, जिसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर नीले जल की नीति। नीले जल की नीति। तो बेसिकली ये नीले जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? इसके अंतर्गत इसका मानना था कि जिसका समुद्र पर शासन होगा वही पूरे विश्व पर शासन करेगा। तो इसी क्रम में इसने कहा कि जो समुद्र में इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है, यानी कि द्वीप है, द्वीप क्या होते हैं? ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर पानी हो। तो ऐसे ही द्वीपों पर आप कब्जा कर लो या आइलैंड पर कब्जा कर लो तो आपका पूरे समुद्र पर शासन हो जाएगा। कैसे? क्योंकि कोई भी शिप आएगी उसको रुकने के लिए कोई स्थान की जरूरत होती है, तो वो बीच में कुछ स्टेशन मिलते हैं जो द्वीपों के रूप में भी होते हैं, तो वहां रुकती हुई आती है। तो ऐसे में क्या है कि ये द्वीपों पर कब्जा कर लेंगे और एक बैरिकेड जैसा बना लेंगे भारत के चारों ओर या पूर्वी देशों के चारों ओर, जिसमें इंडोनेशिया भी आता था क्योंकि उसे भी मसाला द्वीपों के नाम से फेमस था उस समय यूरोप में। तो वहां एक बैरिकेड जैसा बन जाएगा जिससे दूसरी ब्रिटिश कंपनी, सॉरी दूसरी यूरोपीय कंपनियां भारत नहीं आ पाएंगी या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने में असमर्थ रहेंगी। तो व्यापार पर एकाधिकार किसका होगा? पुर्तगाल का। तो इसने ही ये पॉलिसी चलाई जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की नीति। तो इसी नीति के तहत 1509 में इसने दीव पर कब्जा कर लिया। दीव वही जो दमन दीव हम पढ़ते हैं ना, यूनियन टेरिटरी है हमारी, केंद्र शासित प्रदेश, उसमें से जो दमन दीव में से दीव है ना, दीव कहाँ पर है? गुजरात में। तो दीव पर कब्जा कर लिया था 1509 में। 1509 में मिस्र में एक लड़ाई चल रही थी पुर्तगाल की, तो उसी एक युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा अपने बेटे के साथ मारा जाता है। तो इसके बाद जो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बन के भारत आया उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इसे
पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। क्यों? क्योंकि ब्लू वाटर पॉलिसी तो किसने चलाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, लेकिन उसे बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किसने किया था या लागू किसने किया था? वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ही इसने सबसे पहले 1510 यानी कि 1510 में गोवा को जीत लिया। उस समय गोवा बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के अंतर्गत आता था। इसके अंतर्गत आता था यूसुफ आदिल शाह, जो कि बीजापुर के शासक थे, उनसे छीन लिया था गोवा 1510 में। किसने? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। इसके बाद में 1511 में इसने मलक्का पर विजय प्राप्त की। मलक्का इंडोनेशिया में आप देखेंगे तो एक जल संधि है, इंपॉर्टेंट, यहाँ आप मैप में देख पा रहे होंगे। इसके बाद में 1515 में इसने होरमुज पर कब्जा कर लिया था। होरमुज एक द्वीप है या आइलैंड है, कहां पर? फारस की खाड़ी में। आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये आपको दिख रहा होगा, होरमुज फारस की खाड़ी में। तो यहीं पर 1515 में होरमुज पर कब्जा कर लिया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। तो एक पूरा बैरियर सा क्रिएट कर दिया था इसने यूरोपीय कंपनियों के लिए भारत आगमन के बीच में। तो इसीलिए इसे कहा जाता है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। लेकिन इसके साथ में इसने कुछ और भी काम किए थे जो कि पढ़ने आवश्यक है। जैसे इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का कोशिश किया था। दूसरा, इसने जो पुर्तगाली पुरुष है उनसे कहा कि आप भारतीय महिलाओं से शादी करिए, जिससे कि आपको यहाँ पे पुर्तगालियों के समर्थक मिल जाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ में इसने जो भारतीय थे उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराना भी शुरू किया था। इसके बाद में जो तीसरा हम नाम पढ़ते हैं वो है नीनो डी कुन्हा। इनका टाइम पीरियड है अल्फांसो डी अल्बुकर्क का टाइम पीरियड है 1509 से 1515 तक ये पुर्तगाली गवर्नर रहे थे भारत में। तो नीनो डी कुन्हा है, वे भारत में 1529 से 1538 तक भारत के गवर्नर बनकर पुर्तगाली गवर्नर बनकर रहे भारत में। तो इसके अंतर्गत इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था, इन्होंने बंगाल में 2 जगह प्राप्त की। बंगाल में 2 जगह, पहली है सतगांव और दूसरी है चटगांव। तो 2 जगह इसने प्राप्त की बंगाल में। बंगाल के उस समय शासक थे गियासुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, गियासुद्दीन महमूद शाह उस समय बंगाल का शासक था, जिससे नीनो डी कुन्हा ने सतगांव और चटगांव प्राप्त किया था। इसके अलावा मद्रास के निकट सेंट थोमे नामक बस्ती बसाई। सेंट थोमे नामक पुर्तगाली बस्ती बसाई। तो बेसिकली जो ये सेंट थोमे में बस्ती थी, ये दक्षिण पूर्वी तट पर भारत में पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी। जैसे भारत के 2 तट हैं, ये है केरल वाला जो आप देख पा रहे होंगे, कर्नाटक महाराष्ट्र वाला। तो यहाँ पर है आपका पश्चिमी तट, और यहाँ पर तमिलनाडु वाला आप देख पा रहे होंगे, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर ये वाला तट है पूर्वी तट। तो पूर्वी तट पे ही जो मद्रास था, मद्रास के निकट ही इसने सेंट थोमे में अपनी एक पुर्तगाली बस्ती की स्थापना की, जो भारत में दक्षिण पूर्वी तट पर भारत में पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन सी? सेंट थोमे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
आगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझसे जुड़े रहने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। नमस्ते।